नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह आज एक वर्चुअल गृह प्रवेश कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में वे लोग हिस्सा ले रहे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए मदद दी गई है। आपको बता दें कि गृह प्रवेश के मौके पर प्रधानमंत्री इस योजना के तहत 3 लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार के पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएमओ द्वारा जारी एक बयान के अनुसार इन परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड तक विस्तार और 2 एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र शामिल है। मॉस्को में 5 बिंदुओं पर सहमति के बाद भी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव घटने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि काला टॉप, हेलमेट और रोजिला डेप्सोंग समेत 6 स्थानों पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच की दूरी 200 से 950 मीटर तक रह गई है। काला टॉप, हेलमेट टॉप की चोटी पर भारतीय सेना के जवान और नीचे चीन के सैनिक डटे हुए हैं। भारत और चीन सीमा विवाद के बीच फ्रांस ने राफेल फाइटर विमानों पर बड़ा ऐलान किया है। फ्रांस ने कहा है कि राफेल की दूसरी खेप अगले महीने तक भारत को सौंप दी जाएगी। दूसरी खेप में 4 से 5 राफेल विमान सौंपने की तैयारी चल रही है। एलएसपी पर जारी सीमा विवाद के बीच राफेल की दूसरी खेप आने से भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 युवकों को चीन की आर्मी आज भारत को सौंप सकती है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि चीन की पीएलए ने भारतीय सेना को इस बात की पुष्टि की है। पीएलए ने मंगलवार को कहा था कि 4 सितंबर को अपर सुबनसिरी जिले में भारत चीन सीमा से लापता हुए 5 युवक उन्हें सीमा पार मिले थे। केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को 6195 करोड़ रुपए की मदद मुहैया कराई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत यह राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इस रकम से राज्यों को कोरोना महामारी के प्रभाव से उबरने और अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। केंद्र की ओर से जिन राज्यों को मदद दी गई है उनमें आंध्र, असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन शुरू होने के साथ ही आज से मेट्रो सभी लाइनों पर दौड़ने लगी है। हर लाइन पर पहली मेट्रो सुबह 6 बजे मिलेगी, जबकि आखिरी मेट्रो का समय रात 11 बजे का होगा। खास बात यह है कि सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक नॉन पीक आवर्स में भी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी पीक आवर्स जैसी होगी। मंत्री स्तरीय वार्ता से पहले भारत और अमेरिका के बीच अहम बैठक हुई है, जिसमें दोनों पक्षों ने मुक्त, खुले और समेकित हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। ऑनलाइन हुई इस बैठक में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव वाणी राव और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष ने संयुक्त रूप से किया है। राहुल गांधी के दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है। सोनिया ने पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए राहुल की पसंदीदा टीम को मौका दिया है। सोनिया ने महासचिव पद से बुजुर्ग नेताओं की छुट्टी कर दी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का नए सिरे से गठन किया गया है। नया अध्यक्ष चुनने में सोनिया की मदद के लिए 6 नेताओं की नई कमेटी बनाई गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन के साथ लगातार हो रही बातचीत की उपयोगिता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सिर्फ पिछले मार्च तक की स्थिति बहाली पर ही बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चीन को भारत की जमीन से खदेड़ने की जिम्मेदारी ही नहीं ले रहे हैं। उधर शरद पवार ने कहा है कि चीन की सीमा पर जो कुछ भी हो रहा है सरकार को उसके बारे में देश को बताना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना के दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर आज जेपी नड्डा जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे। इस दौरान चिराग पासवान के बागी तेवरों पर भी दोनों नेताओं के बीच मंथन होने की संभावना है। इस मुलाकात में डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मौजूद रहेंगे। अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने ड्रग्स मामले की जांच शुरू कर दी है। उनसे पूछताछ के लिए सोमवार तक समन भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कंगना के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। कंगना के पूर्व बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन ने उन पर ड्रग्स लेने के आरोप लगाए थे। सुशांत सिंह से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती मुंबई की भायखला जेल में बंद हैं। जेल में रिया का आज चौथा दिन है। उन्हें अभी 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। रिया के पास जेल में ना तो बेड है और ना ही सीलिंग फैन है। रिया जिस जेल में है उससे ठीक बगल में सीना बोरा हत्याकांड के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी भी रह रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर एक तुलनात्मक अध्ययन का आंकड़ा जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत और सक्रिय मामलों के प्रतिशत में जो अंतर है वो तेजी से बढ़ रहा है। कोविड-19 के कुल मामलों में अब तक 36 लाख से ज्यादा यानी कि 3/4 मरीज बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं 10 लाख यानी कि 1/4 से भी कम मामले सक्रिय हैं।
भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 97,570 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण से 1201 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे में अब तक रिकॉर्ड 81,533 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 46,60,000 के पार पहुंच गई है। इनमें से 77,472 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अभी तक 2,86,47,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 9,19,512 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि 2,05,70,938 लोग ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि सबसे प्रभावित अमेरिका में अभी तक 66 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 1,97,000 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के बीच आज से 80 नई स्पेशल ट्रेनें पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि पहले से ही 230 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज से 40 जोड़ी नई विशेष ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। जिस ट्रेन के लिए ज्यादा बुकिंग होगी उसी रूट पर दूसरी ट्रेन शुरू की जाएगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने रेहड़ी पटरी वालों को योजना का लाभ देने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद गरीबों की मदद अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि उन्हें छोटी छोटी राशि के लिए भटकना ना पड़े। उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी योजनाओं से उन्हें लाभान्वित करें। सपा नेता गायत्री प्रजापति के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने का मामला दर्ज होने के बाद अदालत ने उन्हें एक मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि एक वकील की शिकायत पर प्रदेश के पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। यूपी के सीएम योगी ने शारदीय नवरात्रि के पहले प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाने का लक्ष्य अधिकारियों को दिया है। योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुरादाबाद मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम लगभग समाप्त हो चुका है। कार्य योजना बनाकर सड़कों को गड्ढा मुक्ति बनाने का अभियान युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया जाए। ये कार्य नवरात्र से पहले पूरा हो जाना चाहिए। मोदी सरकार की रक्षा मामलों पर स्थायी समिति की बैठक हुई। इस ऑनलाइन बैठक में राहुल गांधी और शरद पवार ने भी हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने बैठक में सवाल किया कि बॉर्डर एरिया में ऑफिसर्स और जवानों के खाने की क्वालिटी में फर्क क्यों है। वहीं शरद पवार ने भारत चीन के बीच सीमा तनाव पर रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा है। देश भर में किसान चाची के नाम से प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर की पद्मश्री राजकुमारी देवी एक बार फिर सुर्खियों में है। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान किसान चाची से मिलने उनके घर जाएंगे। इसको लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारी राजकुमारी के घर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि चाची केबीसी की हॉट सीट पर भी बैठ चुकी हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज नहीं होने का दावा किया है। विज ने कहा है कि पुलिस को लाठीचार्ज के आदेश ही नहीं थे। ऐसे में वो सादे कपड़ों में कौन लोग थे जो किसानों पर लाठियां बरसा रहे थे। विज ने कहा सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाएगी। वही विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा चांद की मिट्टी, चट्टान और कुछ अन्य खनिजों को खरीदना चाहती है। इसके लिए नासा को कुछ कंपनियों की तलाश है जो चांद पर माइनिंग कर सकें। जल्द ही नासा इसके लिए टेंडर निकालने जा रहा है। इस ग्लोबल टेंडर में धरती के किसी भी कोने से रिसर्च करने वाली कंपनियां भाग ले सकती हैं। भारत ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि सीमा पार दहशतगर्दों का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव और खतरा बच्चों पर पड़ा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से मांग की है कि दहशतगर्दी की साजिश रचने वालों से बाल अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए उस देश की जवाबदेही तय होनी चाहिए। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में कमी आने का अनुमान लगाया है। मूडीज ने कहा है कि भारत की जीडीपी में 11.5% कमी होने के आसार दिखाई देने लगे हैं। आपको बता दें कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में 4% की गिरावट का अनुमान लगाया था। एचडीएफसी बैंक की कंट्री प्रमुख स्मिता भगत ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि देश के दूर दराज इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए बैंक मित्र नियुक्त किए जाएंगे। इनकी संख्या 11,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाएगी। इन्हीं बैंक मित्रों के जरिए खाता खोलना, एफडी भुगतान, उत्पादन और ऋण जैसी सभी बैंकिंग सुविधाएं दी जाएंगी। रूस ने कोरोना वैक्सीन की पहली खेप को देश के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण के लिए भेज दिया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रूस के अनुसंधान केंद्र गैमेलिया की ओर से स्पुतनिक V नाम से विकसित वैक्सीन को रूस के विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया गया है। इससे देश में वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहरीन के साथ एक और शांति समझौते की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य करेगा। ट्रंप ने कहा कि बहरीन 30 दिनों के भीतर इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला दूसरा अरब देश है। ट्रंप बोले, हमारे 2 महान दोस्त इजराइल पीएम नेतन्याहू और बहरीन के महाराजा अहमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा शांति समझौते के लिए सहमत हैं।
उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष बंशीधर भगत को छुट्टी मिलने के 3 दिन बाद फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना के ठीक होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई थी। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने बताया है कि डॉक्टरों की सलाह पर 10 दिनों के लिए होम आइसोलेशन में थे, लेकिन अचानक फिर से दिक्कत होने लगी थी। केरल के एक और मंत्री पी जयराजन को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा जयराजन की पत्नी में भी वायरस का संक्रमण पाया गया है। दोनों को पारियाराम मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कोरोना उपचार चल रहा है। वहीं जयराजन से पहले वित्त मंत्री थॉमस इसाक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ब्रिटेन की अदालत ने धन शोधन के आरोपी भारतीय हथियार कारोबारी संजय भंडारी के प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत लगातार संजय के प्रत्यर्पण के लिए प्रयास कर रहा था। इसके लिए अब ब्रिटेन कोर्ट ने भारत को 7 जून 2021 की तारीख दी है। बता दें कि संजय भंडारी को प्रत्यर्पण वारंट पर ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया है कि कोरोना महामारी खत्म हो गई है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को जनसभाएं करने से रोकने के लिए लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंध लगा रही है। घोष ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब देश में एक दिन में कोरोना के 95,000 और बंगाल में 3,000 मामले आए हैं। जीएसटी परिषद की 19 सितंबर को होने वाली बैठक टल गई है। अब यह बैठक 5 अक्टूबर को होगी। संसद का सत्र शुरू होने के कारण यह बैठक टाली गई है। जीएसटी परिषद की 5 अक्टूबर को होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी संग्रह में 2,35,000 करोड़ रुपए की कमी के वित्त पोषण के मुद्दे पर विवाद चल रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि प्रशासन को महिलाओं की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की तरह काम करना चाहिए। पीठ ने कहा कि समय आ गया है कि अदालत को अभिभावक की तरह काम करना चाहिए। महिलाओं की रक्षा करते हुए धर्म की रक्षा करनी चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने कर चोरी से जुड़े मामले में संगीतकार ए.आर. रहमान को नोटिस जारी किया है। आयकर विभाग ने आरोप लगाया कि रहमान ने फाउंडेशन का इस्तेमाल किया, जिसके तहत उन्होंने 3 करोड़ रुपए से अधिक आयकर जमा नहीं किया। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रचार करने के नियमों को कड़ा बना दिया है। आयोग ने ये अनिवार्य कर दिया है कि प्रचार के दौरान कम से कम 3 बार टीवी और अखबारों में आपराधिक पृष्ठभूमि के विज्ञापन प्रकाशित कराएं। ये विज्ञापन उम्मीदवार को नाम वापसी की अंतिम तारीख से 5वें दिन प्रकाशित करना होगा। अखिलेश यादव ने ईमानदार पत्रकारिता को लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि टीआरपी की दौड़ में पत्रकारिता आज स्वयं तथ्य रहित हो गई है। अखिलेश ने कहा कि देश को आज भी उन मीडिया कर्मियों से आशा है जो अपने मूल्यों के लिए खुद को नहीं बेचते। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कंगना मामले में सफाई पेश की है। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि अभिनेत्री का बंगला तोड़े जाने के मामले में नाराजगी प्रकट की गई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें मौजूद शिवसेना सरकार से कोई समस्या नहीं है। उन्होंने शासन के हस्तक्षेप के आरोपों से भी इनकार कर दिया है। कर्नाटक ड्रग मामले में पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने नेताओं को बचा रही है और विपक्ष को बदनाम कर रही है। कर्नाटक सरकार ड्रग मामले की आड़ में कोरोना और बाढ़ जैसे मुद्दों के कुप्रबंधन से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 243 सीटों में से 220 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। नित्यानंद ने कहा कि पार्टी पीएम मोदी और बिहार सरकार के विकास कार्यों के नाम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। महाराष्ट्र सरकार ने सर्किल दरों में लगभग 2.25% की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 12 सितंबर से लागू हो जाएंगी। उद्धव सरकार के इस फैसले से मुंबई में लोगों को संपत्ति खरीदने के लिए ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी। बता दें कि सर्किल दर वो न्यूनतम कीमत होती है जिससे कम दर पर किसी संपत्ति की खरीद बिक्री होने पर उसका पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस के 2 विधायकों ने पार्टी छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया है। वहीं पूर्व मंत्री भोला राय आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए हैं। रालोसपा प्रवक्ता अभिषेक झा भी जेडीयू में शामिल हो गए हैं। बता दें कि आरजेडी के कुल 7 विधायक अब तक पार्टी छोड़ जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। स्वामी अग्निवेश के निधन पर उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। राहुल गांधी ने कहा कि स्वामी अग्निवेश का जाना आर्य समाज समेत पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उत्तराखंड कांग्रेस ने बेरोजगारी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए पूरे प्रदेश में शंख और घंटी बजाई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने आवास पर पत्नी रेणुका और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शाम 8 बजे घंटी बजाई। रावत ने कहा कि मोदी सरकार बेरोजगारी को लेकर आंख कान बंद करके बैठी हुई है। सरकार को जगाने के लिए ये काम उठाया गया है। देश के 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्टार्टअप को लेकर सर्वेक्षण किया गया, जिसमें गुजरात नए उद्यमियों और स्टार्टअप बढ़ाने के मामले में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये रैंकिंग जारी की है।
बीसीसीआई ने 30 सितंबर से होने वाली अपनी सालाना आम बैठक को रद्द कर दिया है। इसे कोरोना वायरस महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। बीसीसीआई ने कहा है कि सालाना आम बैठक को ऑनलाइन आयोजित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे टालने का फैसला किया गया है। वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 19 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 294 रन बनाए थे, जबकि इंग्लैंड टीम 9 विकेट पर 275 रन ही बना सकी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हेजलवुड को मैन ऑफ द मैच चुना गया। सुरेश रैना निजी कारणों का हवाला देते हुए आईपीएल के मौजूदा सीजन से हट चुके हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स रैना की जगह इंग्लैंड टीम के बल्लेबाज डेविड मलान को शामिल कर सकती है। मलान मौजूदा समय में T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 बल्लेबाज हैं। मलान इंग्लैंड के लिए मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हैं। रैना भी चेन्नई के लिए नंबर 3 या 4 पर खेलते थे। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज दीपक चाहर को अभ्यास शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद वो 19 सितंबर से शुरू हो रहे आईपीएल के लिए प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। चाहर की 2 रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद टीम में जैव सुरक्षित माहौल में प्रवेश करने की अनुमति मिली थी। बीसीसीआई के नियमों के अनुसार नेट अभ्यास से पहले कार्डियोवैस्कुलर जांच करना जरूरी होता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।